thymus abnormality. बातें हो गई आप लोगों की? अरे हो गई बातें? या मैं भी बैठ के बातें करें? भाई आपको बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बातें भी कर लेते हैं। पहले भी बोला मैंने बहुत बार आपको, मैं बातें करूंगा तो भी बराबर पेमेंट मिलेगा, पढ़ाऊंगा तो भी उतना ही पेमेंट मिलेगा। फायदा किसमें? मेरा फायदा तो बातें करने में, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा है। मैं इधर स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग बातें खत्म नहीं हो रही है। सो टेंसिलॉन टेस्ट, या जिसको हमने नाम दिया था एड्रोफोनियम टेस्ट, एड्रोफोनियम टेस्ट। सो पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये है, जो टेस्ट का नाम है ये रखा गया ड्रग के नेम के ऊपर। किसके नेम पे? ड्रग का नेम। ये जो नाम है वो किसका नाम है? ड्रग का नेम है, टेंसिलॉन और एड्रोफोनियम। टेंसिलॉन इज ए ब्रांड नेम और एड्रोफोनियम इज ए केमिकल नेम। जैसे आपने मार्केट से पीसीएम लेके आए पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल जैसे आप कोई कंपनी का जो भी लाएंगे, आप डोलो का लेके आए, डोलो 650। सो ये डोलो 650, डोलो होता है ब्रांड नेम, और ये पैरासीटामोल क्या है इसका? केमिकल कंटेंट है। सेम ऐसा यहाँ पे है, टेंसिलॉन इज ए ब्रांड नेम एंड एड्रोफोनियम इज ए केमिकल नेम, और इसी के नाम पे इसका क्या नाम रखा है? टेस्ट का नाम रखा है एड्रोफोनियम टेस्ट। ये जो ड्रग है केमिकल है, इसकी अगर हम बात करें तो इस केमिकल का जो ग्रुप आता है वो आता है, इट्स अ टाइप ऑफ एंटी कोलिनेस्ट्रेज, एंटी कोलिनेस्ट्रेज। और ये क्या करती है? ब्लॉक है कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो आपके न्यूरो जंक्शन के ऊपर, न्यूरो केमिकल जंक्शन जो हम बात करें या सिनेप्स जो हम बात करें, वहां पे प्रेजेंट रहेगा। एंड दिस कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द restriction of restriction of acetylcholine, not serotonin, sorry, acetylcholine। बट ये कौन सा होना चाहिए? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी होने के बाद जो बच गया इसको हमें रीअपटेक करना है, उसको ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, और रीअपटेक करके किल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। सो यहाँ पे हमने क्लियरली लिखा कि ये ड्रग आप देंगे, ये एंटीकोलिनेस्टेज है, इसको ब्लॉक कर देगा, इसको ब्लॉक करेगा तो ये डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, और डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तो उस कंडीशन में ये ड्रग किसका लेवल बढ़ाएगी? एंटीकोलिनेस्टेज इंक्रीज द एसिटाइलकोलिन, यस और नो? और एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ेगा तो जो अपन डिजीज की बात कर रहे हैं, जो हमारी डिजीज है माइस्थेनिया ग्रेविस, वहां पे क्या प्रॉब्लम है? पेशेंट इज हैविंग डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम। जो कोलिनर्जिक सिस्टम है उसकी एक्टिविटी क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है, उसी को यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है। यस, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज नोन एज ओटोमाइकोसिस। सुना है? ओटोमाइकोसिस सुना है? नहीं सुना? अरे नहीं सुना, यस और नो? ओटो मींस होता है ईयर, मायोकोसिस, मायो इज रिलेटेड टू फंगल, एंड आईएस ये इन्फ्लेमेशन को इन्फेक्शन। सो इट्स अ टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन, जो ईयर का फंगल इन्फेक्शन होता है उसका। सो इट्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो अभी रिसेंटली जो है मैं हॉस्पिटल गया था और द डॉक्टर टोल्ड मी आई एम हैविंग सीवियर बाय ओटोमायोकोसिस। तो उसकी वजह से आई थिंक मेरा वॉइस भी अलग आ रहा है, और मैं कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा हूँ। बीच में एमसीक्यू क्लास छोड़ के मैं 4 बजे बंद करके हॉस्पिटल गया, उसने बोला ओटी चल रहा है तो आप वापस आओ, तो अभी उसी का फोन आया कि अभी आ जाओ। तो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, इसलिए जा नहीं सकता, इसलिए फोन उठाया, बाकी नहीं उठाता मैं। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान देकर, हो सकता है मेरा ध्यान कहीं और चला जाए, पता नहीं, क्योंकि ये इधर वाला बंद हो रखा है, इधर ही थोड़ा बहुत आ रहा है, बस इधर से कुछ नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं? और ये बहुत दिनों से चल रहा है, और मुझे लग रहा है मेरी आवाज मुझे अलग लग रही है, तो आई थिंक बहुत डिफरेंट आ रहा होगा, पूरा बंद पड़ा है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ऑफ, यहाँ पे एंटीकोलिनेस्टेज क्या करेगा? एसिटाइलकोलिन के लेवल को इंक्रीज करेगा, और जो आपका माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज है वहां पे जो मसल क्या थी, जो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी कम हो रहा था उसकी वजह से मसल वीक हो रहा था, वो एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ने से एक्टिविटी फिर से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और आपके पर्सन का मसल वीकनेस जो था वो डिक्रीज हो जाएगा, वापस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मसल। ये जो स्ट्रॉन्गनेस रहेगा या मसल वीकनेस जो इंप्रूव होगा, वो कहाँ कब तक होगा? जब तक इस ड्रग का इफेक्ट रहेगा। और ये ड्रग जो होती है कौन सी होती है? इट्स अ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। शॉर्ट एक्टिंग, द हाईएस्ट इफेक्ट इज 30 मिनट। इसका मैक्सिमम इफेक्ट कब तक होता है? 30 मिनट तक होता है, 30 मिनट तक ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इफेक्ट करती है, इसके बाद इसका इफेक्ट नहीं आता है। सो पर्सन आप ड्रग देने के बाद अगर मसल वीकनेस इंप्रूव हो रहा है, पर्सन की जो मसल स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव हो रहा है, और इट इज फॉर लास्ट फॉर 30 मिनट ओनली, देन वी विल कंफर्म पर्सन इज हैविंग माइस्थेनिया ग्रेविस। इन सम केसेस मसल वीकनेस इज ड्यू टू सम अदर रीजन, acetylcholine is working normally but maybe due to other reasons person is having muscle weakness, and in that situation if you give this drug, अगर वहां पे आप देंगे ये ड्रग, जैसे हमने पढ़ा था लेबरटन सिंड्रोम, इन दैट सिचुएशन acetylcholine is normal, अमाउंट जो है नॉर्मल है, रिसेप्टर भी नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, प्रॉब्लम था केएल जनरल में। सो अगर किसी अदर रीजन से है और वहां पे अगर आप ये देंगे, तो वहां पे acetylcholine ऑलरेडी नॉर्मल वर्किंग था, उस कंडीशन में आप उसकी एक्टिविटी को क्या कर देंगे? एक्सेसिवली इंक्रीज कर देंगे। एक्सेसिव क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, और जब एक्सेसिव इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में कोलिनर्जिक क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा, एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ कोलिनर्जिक एक्टिविटी, एंड उसको सप्रेस करने के लिए एवरी टाइम बेड साइड पे क्या रखना है? कोलिनर्जिक एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए एंटी कोलिनर्जिक ड्रग आपको एवरी टाइम बेड साइड पे रखना है, और वो है आपका
एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट। तो इसीलिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर एट्रोफोनियम टेस्ट और दिस टेंसिलोन टेस्ट, तो आप बेड साइड पे क्या ड्रग प्रिपेयर रखेंगे, तो आंसर क्या होगा, एट्रो दिस एंटीकोलिनर्जिक ड्रग एट्रोपिन सल्फेट आपको प्रिपेयर रखना है। कभी भी इट मे बी पॉसिबल मसल वीकनेस का रीजन कुछ और होगा तो आपको एट्रोपिन रिक्वायर्ड होगा। एंड सेकंड थिंग, ऑलवेज यूज द शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, नेवर यूज लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनिस्टिस। इफ यू यूज द लॉन्ग एक्टिंग देन द इफेक्ट विल बी फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो एक्सेसिव इंक्रीज हो जाएगा तो पर्सन में कोलिनर्जिक क्राइसिस लंबे टाइम तक आएगा। तो इसलिए शॉर्ट एक्टिंग ड्रग आप देते हैं। कंफर्म होने के बाद ट्रीटमेंट जब हम देंगे तब कौन सी देंगे, लॉन्ग एक्टिंग, जब कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट इज सफरिंग विद माइस्थेनिया ग्रेविस। क्लियर। एंड एक और क्या पूछा था, थाइमस, थाइमस। सो थाइमस ग्लैंड हमने बात किया था, एक डिजीज जहां पे थाइमेक्टोमी हम परफॉर्म करते हैं, व्हिच डिजीज, माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस। सो मैंने आपको बताया था इन थाइमस ग्लैंड देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल व्हिच इज नोन एज मायोइड सेल। मायोइड सेल के दो स्पेसिफिक पॉइंट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज इन मायोइड सेल देयर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर व्हिच इज द टाइप्स ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर, टाइप्स ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर। एंड दिस सेम टाइप ऑफ रिसेप्टर आल्सो प्रेजेंट इन सिनेप्स, जहां पे मसल्स पे आपने देखा पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे भी यही रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं सेम टाइप के, तो ये मायोइड सेल में भी होते हैं। सेकंड थिंग हमने बात किया था, इन मायोइड सेल देयर इज अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ मायोइड सेल इज टू सप्रेस, फंक्शन इज सप्रेस द activity, or we can say suppress the B cell or T cell to produce auto antibody, not antibody, auto antibody तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट दे विल नॉट प्रोड्यूस auto antibody। auto antibody का मतलब बिना किसी वजह से एंटीबॉडी बना रहा है, ऑटो एंटीबॉडीज। अगर कोई बैक्टीरिया या कोई फॉरेन बॉडी आया तो एंटीबॉडी बनेगा, वो तो नॉर्मल है। अब नॉर्मल यानी कोई भी एंटर नहीं हुआ फिर भी बन रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। सो दिस मायोइड सेल सप्रेस द बी सेल और टी सेल इन द थाइमस ग्लैंड टू प्रोड्यूस ऑटो एंटीबॉडी, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द कोलिनर्जिक रिसेप्टर व्हिच इज प्रेजेंट इन मायोइड सेल और इन थाइमस ग्लैंड। क्लियर। इन नॉर्मल होता है, अभी आपकी बॉडी में मेरी बॉडी में ऐसा होता है। In case of cancer or in case of thymus hyperplasia, जो हमने लिखा था, abnormal activity of thymus gland, like in case of thymoma or in case of thymic hyperplasia, this myoid cell start working abnormally। ये सेल क्या हो जाती है, abnormal function करती है। एंड इसका जो abnormal function है, जो पहले normal function था सप्रेस करने वाला, ये क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। Now myoid cell does not block the B cell or T cell to produce autoantibodies। अब ये जब सप्रेस नहीं रहेगी तो दोनों सेल क्या बनाएगी, ऑटो एंटीबॉडी बनाएगी, किसके अगेंस्ट, कोलिनर्जिक रिसेप्टर के अगेंस्ट। एंड ये ऑटो एंटीबॉडीज जाएगी और इस रिसेप्टर को, मायोइड सेल की इस कोलिनर्जिक रिसेप्टर को क्या करेगी, खत्म कर देगी। थाइमस ग्लैंड में जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है, मायोइड सेल जो है, उनके ऊपर अटैक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, नो इश्यू, से कोई इश्यू नहीं है। बट व्हेन दिस ऑटो एंटीबॉडी मिक्स इन द ब्लड एंड सर्कुलेट एंड रीच टू द सिनेप्स, पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, मसल्स पे पहुंचेगा और वहां पे भी कौन से रिसेप्टर्स है, कोलिनर्जिक है, दे विल आल्सो अटैक ऑन द रिसेप्टर जो मसल्स पे प्रेजेंट है, उसको किल करने की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, माइस्थेनिया ग्रेविस। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर परफॉर्मिंग थाइमेक्टोमी और हाउ द थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस एब्नॉर्मल फंक्शन। क्लियर, क्लियर हो गया। और कुछ मूव करें, ऑन्कोलॉजी पे मूव करें। कौन सा डिसऑर्डर, लेमा रिटर्न सिंड्रोम, हाँ, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, हाँ। सो जब हम सिनेप्स में देखा हमने, वी आर यूजिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग इन केस ऑफ लेमा रिटर्न सिंड्रोम, एंड द नेम ऑफ द ड्रग इज 3,4 डाई अमीनो पायरिडिन, जो ड्रग था। हियर वी हैव द कैल्शियम चैनल एंड these are the sodium channel, and this here we have the leaky potassium channel, these are the leaky potassium channel. Now the relationship is when calcium channel open, huge amount of calcium will enter into the cell, they, जब कैल्शियम अंदर जाएगा तो दे स्टिमुलेट द सिनेप्टिक बटन, जो सिनेप्टिक बटन से उनको ऑर्डर करेंगे कि यू शुड रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन और व्हाटएवर जो भी है उसको, एंड वो जाके किस पे बाइंड करेगा, रिसेप्टर पे। रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, ओपन, और ये क्या करेंगे, अंदर सोडियम की एंट्री करेंगे। सो जब ये कैल्शियम चैनल ओपन होगा और ये किसको ओपन कराएगा, सोडियम को, ये दोनों का जो फंक्शन है, कैल्शियम चैनल और सोडियम चैनल कब तक ओपन रहेंगे, फॉर विच टाइम दीस टू चैनल्स आर ओपन, जब तक ये पोटेशियम चैनल ओपन नहीं होगा तब तक ये दोनों ओपन रहेंगे। व्हेन दिस चैनल इज ओपन, नाउ दीस टू चैनल्स आर क्लोज्ड। ये दोनों में रिलेशनशिप है कि ये दोनों जब ओपन रहेंगे तो कब तक ओपन रहेंगे, जब तक पोटेशियम चैनल ओपन नहीं होगा। व्हेन द पोटेशियम चैनल इज ओपन, एट दिस सिचुएशन दीस टू चैनल्स आर ब्लॉक्ड। सो नॉर्मली सोडियम अंदर जाएगा, सोडियम अंदर जाने को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। एंड when depolarization is completed, cell will open the leaky potassium channel, when leaky potassium channels are open they will closed, ये भी close, and उस कंडीशन में depolarization बंद हो जाएगा और क्या स्टार्ट हो जाएगा, repolarization। in case of Lambert-Eaton syndrome, calcium channel is blocked by the autoantibodies, so less amount of calcium is entering into the cell, previously the amount which is entering into the cell is now reduced, and when less amount of calcium reach here, then they will produce less amount of neurotransmitter, less amount of neurotransmitter stimulate less amount of cholinergic receptor, and the activity will be slowed down, person will have muscle weakness। now we will give a drug which is known as 3,4 diaminopyridine। ये क्या करेगी, दिस 3,4 डाई जो ड्रग है, ये क्या करेगी, इस पोटेशियम चैनल को क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी। व्हेन पोटेशियम चैनल इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग, देन यहां पे फॉर एग्जांपल 10 कैल्शियम चैनल के रिसेप्टर्स हैं, 10 में से 5 को क्या किया, एंटीबॉडी ने ब्लॉक कर दिया, 5 इज फंक्शनिंग। ये 5 फंक्शनिंग जो है, ये कब तक फंक्शन करेंगे, जब तक ये ओपन नहीं होगा, और ये ओपन हो जाएगा तो इनका फंक्शन होना स्टॉप। सो हमने क्या किया, वी ब्लॉक द पोटेशियम चैनल। व्हेन पोटेशियम चैनल इज ब्लॉक्ड, देन द कैल्शियम चैनल व्हिच इज वर्किंग, 5 इज वर्किंग, दे विल ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, and when they are open for long time, then they will stimulate, they will produce more and more calcium, and जब ज्यादा कैल्शियम आएगा तो रिलीज भी क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा, और उससे आपके स्टिमुलेशन जो है रिसेप्टर का, ये क्या होगा,
ज्यादा, और जब ये ज्यादा होंगे तो डिपोलेशन प्रोसेस जो है फास्ट होगा, और फास्ट होगा तो उस कंडीशन में मसल क्या हो जाएगी फिर से स्ट्रांग। क्या इसमें और क्या डाउट था आपका? यही है, ये हो गया क्लियर अभी। सो डिपोलेशन तो पहले भी हो रहा था, पर पहले क्या हो रहा था, स्लो हो रहा था, क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन इज देयर। अभी एसिटाइल कोलिन का अमाउंट क्या है, ज्यादा, तो ये फास्ट होगा, तो जो मसल स्ट्रांग नहीं थी, वीक थी, धीरे धीरे एक्टिविटी हो रही है, वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। क्लियर? यस, वो करें। है, क्या बोल रहे, न्यूरो, अच्छा सोक की बात कर रहे हैं, सोक। सो वैसे तो सोक हम पढ़ेंगे कहीं और डिजीज पढ़ाएंगे जहां पे सोक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट नर्वस सिस्टम में सोक विच इज नॉन एज न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक मेनली प्रेजेंट व्हेन पर्सन इज हैविंग स्पाइनल कोड इंजरी, टाइप ऑफ इंजरी विच इज स्पाइनल कोड इंजरी। जब स्पाइनल कोड इंजरी होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम इन एवरी टाइप ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी, स्पेसिफिकली like हमने पढ़ा ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया और एनी अदर टाइप ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी, पर्सन विल अंडरगो द न्यूरोजेनिक शॉक। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज शॉक। व्हाट इज शॉक? शॉक किसको बोलते हैं? व्हेन आवर कार्डियक सिस्टम अनेबल टू मीट द बॉडी डिमांड, कार्डियक सिस्टम जो आपकी बॉडी की डिमांड है, जो भी डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, देन द पर्सन विल अंडरगो शॉक। और उसका कॉज क्या है, उसके बेसिस पे उसका नाम होता है। लाइक कार्डियक फेलियर हो गया तो कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिया है तो हाइपोवोलेमिक शॉक, ये पर्सन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, लाइक स्पाइनल कोड इंजरी हो गया, दिस इज द स्पाइनल कोड एंड दिस इज द लिम्ब। जब स्पाइनल कोड इंजरी होगा और इस कंडीशन में आप देखेंगे कि लोअर पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, पैरालाइज, पैरालिसिस हो जाएगा। एंड जब लोअर पार्ट में पैरालिसिस होगा तो यहाँ की जो मसल्स है वो काम करना बंद कर देगी। एंड वी नो दैट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ब्लड कहाँ प्रेजेंट रहता है, वेन में, और वेन का भी हाईएस्ट ब्लड कहाँ रहता है, लोअर लिम्ब में। सो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन जो करता है काफ मसल और जो भी मसल्स है स्मूथ वाले मसल्स, वो सारा वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन स्टॉप हो जाएगा और उसकी वजह से ब्लड सारा कहाँ पुल होगा, लोअर पार्ट में, और वीनस रिटर्न नहीं होगा, तो हार्ट के पास ब्लड क्या होगा, वीनस रिटर्न लेस होगा, और उस कंडीशन में शोक की कंडीशन डेवलप होगी। एंड दैट शोक इज नॉट ड्यू टू द कार्डियक प्रॉब्लम, दैट इज नॉट ड्यू टू द हाइपोवोलेमिया, दैट इज ड्यू टू द neurological problem. The problem is spinal cord injury, that's why it is known as the neurogenic shock, और sometimes spinal so भी आप यूज कर सकते हैं, स्पाइनल शॉक। अगर ओनली द स्पाइनल कोड इस प्रॉब्लम जो कॉज करेगा, ब्रेन के साथ है तो न्यूरोजेनिक, ब्रेन में भी ब्रेन इशू से भी हो सकता है, ब्रेन कंट्रोल खत्म कर देगा पूरी बॉडी का तो पूरी बॉडी पैरालाइज, और उसके बाद न्यूरोजेनिक शॉक आपको। क्लियर? शॉक और उसके रिलेटेड जो कॉज है उसके बेसिस पे उसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। शॉक आई थिंक कार्डियक सिस्टम में सर डिटेल में पढ़ाते हैं, कार्डियक सिस्टम पढ़ाते हैं शॉक। यस, और कुछ? यस, हाँ हाँ, जो हमने कल पढ़ा था उसमें एक तो, कल भी मैं इसी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, उसकी वजह से एक पॉइंट जो था वो थोड़ा मेरे से मिस हो गया था, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। और वो हमने बात किया था जो लिटरल कॉलम हमने पढ़े थे, याद है? और लिटरल कॉलम के अंदर हमने इसके दो पार्ट किए थे, द वन एंड द सेकंड। सो यहाँ हमने कल लिखा था सेंसरी एंड मोटर, ऐसे लिखा था, बट ये कंफ्यूजन की वजह से उल्टा हो गया मेरे से, घर जाके मैंने इसको फिर पढ़ा और तब जाके ये दिस इज द मोटर एंड दिस इज द सेंसरी, तो ये थोड़ा सा आप एक चेंजेस कर लेंगे पहले तो। सेकंड थिंग, जो डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, लेटरल कोर्ट सिंड्रोम, और वी कैन से ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम। लेटरल कोर्ट सिंड्रोम मींस one side of the cord is damaged and one side of the cord is normal, this is known as lateral cord syndrome. अब होगा क्या, this is the spinal cord, this is the midline, this is central canal, first fiber it is going like this is known as, कौन सा फाइबर है ये, dorsal column fiber, and the next fiber is this is known as spinothalamic tract. Now हमने देखा कि इंजरी किधर है, लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड है, सो लेफ्ट साइड इधर होगा, person is having injury in this side, here the person is having injury left side, so either in the left side or either in the right side, किधर भी इंजरी होगा both fiber will damage, the dorsal column fiber will also damage and the spinothalamic tract is also damaged, both will damage, but one fiber is coming from the same side and one fiber is coming from the opposite side, so function will loss in both side, one side the same fiber जो आ रहा है उसके फंक्शन लोड होंगे, एंड अदर साइड जो दूसरा फाइबर जो अपोजिट साइड से आ रहा है उसके फंक्शन लॉस होंगे, तो डोर्सल कॉलम फाइबर इज अराइज फ्रॉम द सेम साइड। यहाँ पे अगर इंजरी कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, इन लेफ्ट साइड इंजरी द पर्सन विल लॉस द सेम साइड फंक्शन ऑफ डोर्सल कॉलम, सो डोर्सल कॉलम के फंक्शन किस साइड लॉस होंगे, सेम साइड में, एंड दिस फाइबर द ब्लू वन, दिस इज द ब्लू वन व्हिच इज राइजिंग फ्रॉम द राइट साइड, ये किधर से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है, राइट वाला डैमेज हुआ है ब्लू, सो राइट जो डैमेज हो रहा है ये कौन सा है, स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट, एंड इसके जो फंक्शन लॉस होंगे वो किस साइड होंगे, अपोजिट साइड में लॉस होंगे। सो in case of hemisection of the spinal cord or the lateral cord syndrome or brown sequard syndrome, if the person is having injury on the left side, the person will lose the function of dorsal column which is fine touch, भूल गए, fine touch, pressure, temperature, sorry, vibration and proprioception will loss in the same side, left side में loss हो जाएगा, fine touch, patient को pressure, vibration and proprioception right side, left side में loss हो गया, right side में injury नहीं हुआ spinal cord में, but still right side में crude touch pain and temperature loss हो जाएगा, so this is the presentation of left side injury। अगर right side में है तो right side में dorsal column के function loss हो जाएंगे और उसके opposite left में spinothalamic के function loss हो जाएंगे। clear? yes, मूव करें आगे, नेक्स्ट। सो आज हम बात करेंगे ऑन्कोलॉजी, नर्सिंग। वैसे तो ऑन्कोलॉजी बहुत बड़ा है, बट उसके अंदर हमारी एक ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी, नर्सिंग। व्हाट इज ऑन्कोलॉजी, व्हाट इज ऑन्कोलॉजी, हु विल टेल मी द डेफिनेशन ऑफ ऑन्कोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय ऑन्कोलॉजी? है कैंसर, कैंसर, यस, क्या होता है ऑन्कोलॉजी, क्या होता है, व्हाट इज ऑन्कोलॉजी, व्हाट इज ऑन्कोलॉजी, है कैंसर से रिलेटेड स्टडी करना, दैट इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। ओके, बैठ जाओ। यस, व्हाट इज ऑन्कोलॉजी,
Study about the abnormal cell growth, that is known as oncology. Okay, बैठ जाओ. Yes, आगे से. What is oncology? आप बता दो कोई नहीं. Study of cancer, that is known as oncology. हाँ, last. पीछे है नियोप्लेजिया, नियोप्लाज्म. सिंपल वर्ड में कुछ मैं ज्यादा टिपिकल नहीं समझता हूँ वैसे. वो तो बुक में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा कहीं. नोट्स में लिखा होगा ऐसे ही. नियोप्लाज्म, नियोप्लेजिया, पता नहीं क्या क्या लिखा है. इन सिंपल वर्ड व्हाट इज oncology, आप क्या समझते हैं? स्टडी अबाउट द. ओके, सो इन सिंपल वर्ड ऑन्कोलॉजी की अगर हम बात करें तो ऑन्कोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है. ऑन्को प्लस लॉजी को हम बोलते हैं लोगोस. लोगोस का मीनिंग तो सबको पता है, टू स्टडी, ये तो पता ही है. फार्माकोलॉजी, साइकोलॉजी अलग अलग आती है, लॉजी उसमें साथ है. ऑन्को का मीनिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहला पॉइंट अगर ऑन्को की अगर हम बात करें तो आप अगर कैंसर समझते हैं इसको, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्या है? गलत है. ऑन्को इज नॉट कैंसर. ऑन्को का मतलब कैंसर नहीं होता है. कैंसर मीन्स मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैंसर. एंड ऑन्कोलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट द मैलिग्नेंट ट्यूमर. ऑन्कोलॉजी अबाउट द बोथ टाइप ऑफ ट्यूमर. आइदर इट इज द मैलिग्नेंट और आइदर इट इज द बिनाइन. दोनों टाइप की जो ग्रोथ है उसकी स्टडी हम करते हैं, वो किसमें पढ़ते हैं? ऑन्कोलॉजी में. सो इफ यू आर यूजिंग स्टडी अबाउट द कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी, यू आर रॉन्ग. बिकॉज ऑल टाइप ऑफ ट्यूमर आर नॉट द कैंसरस ट्यूमर. फ्यू आर नॉर्मल और फ्यू आर कैंसरस. सो दो टाइप की ट्यूमर आगे मैं पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे जो हम यूज करते हैं मीनिंग ऑफ ऑन्को, ऑन्को मीनिंग ट्यूमर. ऑन्को मीन्स ट्यूमर. ट्यूमर इज नॉट कैंसर. ट्यूमर का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्यूमर? तो आंसर शुड बी इट्स एन हार्ड मास कलेक्शन ऑफ abnormal proliferative cells, जो बहुत ज्यादा proliferate होकर एक हार्ड मास बना है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्यूमर. एंड स्टडी अबाउट दैट ट्यूमर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी. अब ये ट्यूमर आइदर इट मे बी मैलिग्नेंट ट्यूमर और आइदर इट मे बी बेनिग्न ट्यूमर, दोनों में से कुछ भी हो सकती है. वो हमें बाद में डायग्नोसिस करेंगे तो पता चलेगा. बट अभी आपकी जो डेफिनेशन में वर्ड आएगा वो क्या होगा? ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी अबाउट द ट्यूमर. यस, क्लियर. सो स्टार्ट करें. सो ऑन्कोलॉजी इज द डेवलपमेंट डायग्नोसिस. ओके, पहले कुछ ये पता नहीं डाटा लिखे हुए, ये देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे. पहला पॉइंट लिखा है वर्ल्ड कैंसर डे. वन लाइनर एमसीक्यूज कभी कभी पूछ लें, तो आंसर क्या है? 4th ऑफ फरवरी ईच ईयर. हर एक साल में जब 4th ऑफ फरवरी आता है तो उस दिन हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड कैंसर डे. वी आर सेलिब्रेटिंग ऑन एवरी ईयर ऑन द 4th ऑफ फरवरी. और जब भी कोई डे सेलिब्रेट होता है, उस डे से रिलेटेड कोई ना कोई थीम दी जाती है. हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या जो भी उससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है वो क्या करता है? एक थीम देता है कि हम इस थीम पे वर्क करेंगे इस साल इसमें. सो जब 2024 में हमने सेलिब्रेट किया, इस साल हो गया ऑलरेडी. सो 2024 के अंदर जब सेलिब्रेट किया गया तो यहाँ पे थीम क्या रखी गई? थीम ऑफ 2024 वर्ल्ड कैंसर डे, क्लोज द केयर गेप. और ये सेम थीम 2023 में भी था, इसी को कंटिन्यू किया गया 2024 में भी. सो अगर क्वेश्चन आए थीम फॉर वर्ल्ड कैंसर डे थीम 2024, आंसर इज क्लोज द केयर गैप. एंड द सेम थीम जो कब थी 2023 में भी आपको देखने को मिला. तो दोनों टाइम यही था, 24 में भी यही था और 23 में भी यही थीम रखा गया था, वर्ल्ड कैंसर डे थीम. नेक्स्ट, फादर ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, बी जे कैंडी, या इनका फुल नेम बाइल जेम्स कैंडी, और शॉर्ट में बोलते हैं इनको बी जे कैंडी. सो दिस पर्सन इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी. ऑन्कोलॉजी में तीन ब्रांचेज हम पढ़ेंगे. वन इज मेडिकल ऑन्कोलॉजी, वन इज सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड वन इज रेडिएशन ऑन्कोलॉजी. सो दिस पर्सन इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जो सबसे पहले था, पहले यही था, उसके बाद अदर आया था. वन इज द मॉडर्न मेडिकल ऑन्कोलॉजी. सो मॉडर्न मेडिकल ऑन्कोलॉजी में डॉक्टर सिडनी फार्बर इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिकल ऑन्कोलॉजी. उसके अलावा जोसेफ पॉल एल्ड्रिच. ओके, पॉल एल्ड्रिच इज नोन एज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी, जो मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा. सो हु इज नोन एज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी? आंसर शुड बी पॉल एल्ड्रिच इज नोन एज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी. तो ये कुछ इंट्रोडक्शन वन लाइनर पॉइंट जो कभी-कभी एग्जाम में आ जाते हैं. एक और जो एग्जाम में पिछली बार पूछा भी गया था, द मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी वाज गिवन बाय, आंसर शुड बी द मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी वाज गिवन बाय डॉक्टर जोसेफ लिस्टर. आगे अगली स्लाइड पे हम बात करते हैं. तो ये लिख लिया. क्लियर है? मूव करें. यस, it is not only related to nursing care, it is also medical care. So basically in cancer patients there is a big problem. जब हम कैंसर सुनते हैं, कैंसर देखते हैं तो हम दूर भाग जाते हैं. इट इज अ बिग प्रॉब्लम. लाइक आपने अभी देखे नहीं होंगे कैंसर पेशेंट आपने, और हाँ उतने हॉरिबल टॉरिबल नहीं देखेंगे जितना हम रोज देखते हैं. आई मीन ऑन्को सर्जरी होती है ओनली, एंड डेली जो है पेशेंट आते हैं, पेशेंट का इतना बड़ा मुंह होता है, वो पता नहीं पूरा वुंड है, बहुत बार उसके अंदर कीड़े पड़े हैं, फोर्सेप्स निकाल निकाल के निकालते हैं, ऐसे हो रखा है, बहुत सारा होता है. सो उस वजह से कैंसर पेशेंट का केयर जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाते, ना डॉक्टर प्रॉपर करते हैं, ना ही नर्सेस नर्सिंग ऑफिसर्स उसको प्रॉपर केयर करते हैं. तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये थीम रखा गया कि यू शुड क्लोज द केयर गैप. जो केयर के अंदर गैप आ रहा है उसको क्या करें? क्लोज करें, यानी खत्म की ओर लेके जाए. जैसे क्लोज आएगा मतलब एंड हो रहा है, अभी थोड़ा ज्यादा है, वाइड है, इसको क्या रखें? क्लोज करें. दिस इज द थीम जो रखा गया था इसमें. एंड ये रियलिटी है, इट इज अ रियलिटी. आप लोगों ने जब आप असेस करेंगे देखेंगे तो वहां पे आप जाएंगे तब आप देखेंगे पता नहीं क्या क्या किस किस टाइप के कैंसर्स कहाँ कहाँ क्या क्या होता है. आगे मैं पिक्चर्स दिखाऊंगा बहुत सारी. और ट्यूमर्स भी आप देखोगे तो
one lady which कुछ ही दिन पहले, I think before 1 month we operated, and that lady is having a tumor which is 13 kg tumor. 13 किलो का ट्यूमर निकाला था उसका. That उसका जो टोटल वेट था वो था I think 65 kg टोटल वेट था, और 13 kg हमने निकाल दिया, इसलिए फिट हो गया पूरा. सो इतना बड़ा, एंड इट्स एन ओवरियन ट्यूमर, ओनली इन सिंगल ओवरी. एक ओवरी का ट्यूमर था, वो कितना किलो का था? 13 kg का था. तो ये बहुत एग्रेसिव, बहुत डेंजरस, बहुत, वो तो चलो अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही. अगर ये यहाँ हो गया मुंह में, जो भी अभी मैं आगे पहली टर्म यही आएगी, मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल, ओरल कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, और उसका रीजन भी अभी बताऊंगा मैं विद एक्सप्लेनेशन डिटेल में. सो वो रीजन क्या है? इतना बड़ा मुंह ऐसे लेके आते हैं, वी आर नॉट एबल टू इंट्यूबेट, बहुत सारी डिफिकल्टी, पता नहीं पूरा का पूरा काट देते हैं, फिर यहाँ कुछ नहीं बचता है, पूरा मुंह ऐसे खुला हुआ है, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से ले लेके लगाते हैं, और बाद में वो अपनी लाइफ को 1-2 साल बढ़ा सकते हैं, जिंदा तो नहीं रहेंगे, वो मरना ही है उनको, बस सर्वाइवल रेट जो है वो थोड़ी क्या होगी उनकी कि 1 साल ज्यादा जिएगा, बाकी कुछ उससे मिलने वाला नहीं है. तो कैंसर इज वेरी डेंजरस कंडीशन. ऑन्कोलॉजी नर्सिंग के अंदर नेक्स्ट द मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी वाज गिवन बाय जोसेफ लिस. आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा वेरियस कोज ऑफ कैंसर, एंड आप देखेंगे ये सारी चीजें तो सर हम रोज करते हैं, आप अपने ऊपर देखेंगे, आप अभी मैं एग्जांपल्स दूंगा आगे, आप फील करेंगे तो सब कुछ होता है सर रोज डेली लाइफ में. सो रिस्क फैक्टर होता है, इट्स नॉट अ पॉजिटिव फैक्टर, इट्स अ रिस्क फैक्टर कि उससे होने के चांसेस ज्यादा है, तो आप उसको लिमिटेड रखें या फिर नहीं करें, अवॉइड करें, बचें. तो आगे हम वन बाय वन बात करेंगे. नेक्स्ट इज द ओरल कैंसर. अभी बोला था मैं, ओरल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल इन इंडिया. अगर हम बात करें इंडिया की, एक टॉपिक आएगा जब आप साइकेट्रिक पढ़ेंगे और वहां सर पढ़ाएंगे सब्सटेंस अब्यूज. सब्सटेंस अब्यूज, वैसे सब्सटेंस अब्यूज को आईसीडी जो क्लासिफिकेशन है उसने चेंज कर दिया, अभी सब्सटेंस अब्यूज की जगह सब्सटेंस यूज कर दिया, बट हम तो अब्यूज ही करते हैं हमारे इंडिया वाले तो वैसे भी. सो सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, और इसमें अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मोस्ट कॉमनली अब्यूज्ड इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड. सो वर्ल्ड वाइडली द मोस्ट अब्यूज्ड सब्सटेंस इज अल्कोहल. हाईएस्ट अब्यूज होने वाला सब्सटेंस वर्ल्ड वाइडली कौन है? अल्कोहल. बट इन केस ऑफ इंडिया दिस इज नॉट अल्कोहल, इट इज द टोबैको, तंबाकू. सबसे ज्यादा अब्यूज होने वाला इंडिया के अंदर फर्स्ट नंबर पे आता है तंबाकू, टोबैको, एंड सेकंड नंबर पे आता है कैफीन, चाय, कॉफी. दिस इज आल्सो ए सब्सटेंस अब्यूज, इट्स नॉट अ हेल्दी थिंग्स, इट्स आल्सो ए बैड थिंग. ये भी आपको प्रॉब्लम्स करती है, आप लोग इंडायरेक्ट कभी बोला ना, सब आप बोलोगे तो हम करते हैं सर, रोज करते हैं. सो वो हम आगे देखेंगे. इंडिया के अंदर तंबाकू की बात करें, तंबाकू जो है अलग अलग फॉर्म में यूज की जाती है. देयर आर टू कॉमन फॉर्म ऑफ तंबाकू, वन इज स्मोक फॉर्म ऑफ तंबाकू एंड वन इज स्मोकलेस फॉर्म ऑफ तंबाकू. स्मोकलेस, स्मोक का मतलब होता है बीड़ी, सिगरेट, ये जो होता है इन सब किसमें आते हैं? स्मोक वाले फॉर्म. स्मोकलेस का मतलब आता है आपके गुटखा, पान मसाला, जर्दा, ये जो खाते हैं मुंह में ऐसे, वो सारे किसमें आते हैं? स्मोकलेस में आते हैं. दोनों ही तंबाकू ही है, ऐसा नहीं वो बीड़ी पीने वाला ही तंबाकू पीता है, हम तो बस खाने वाले हैं, पीते नहीं है. सो ये सारे किसमें आते हैं? तंबाकू में. इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री फॉर दिस तंबाकू अब्यूज. लाइक मैं तो बार बार ये आपको अवेयरनेस के लिए बताता हूँ हर बार. इन आवर कंट्री देयर इज अ बिग ब्रांड ऑफ नॉट तंबाकू, इट्स अ पान मसाला, एंड दैट ब्रांड इज नोन एज विमल. एंड इसके नीचे इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं पान मसाला, एंड उसका जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं वो इतने बड़े बड़े, एक भाई साहब तो बहुत सालों से उसमें केसर का रंग मिला ही रहे, दाने दाने में केसर का रंग, केसर युक्त दाना का आता है पता नहीं उसमें. उसके साथ में एक और आ गया, पहले तो सिर्फ अजय देवगन ही था फेमस, फिर आ गया शाहरुख खान, उसके बाद थोड़े दिन अक्षय कुमार भी आया था, पर उसको बहुत प्रॉब्लम हुआ पॉपुलेशन जनता ने, तो फिर उसने छोड़ के तीसरा बंदा, अब ये दूसरा आ गया, टाइगर आ गया, वो भी दाने दाने में केसर मिला रहा है. सो बेसिकली इट इज नॉट ए पान मसाला, इट इज एन एडवर्टाइजमेंट जिसके अंदर आप डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं कर सकते कि आप गुटखा बेच रहे हो. लाइक मैं, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था कुछ साल पहले, और मैं घर जा रहा था. सो रूल था कि आप जो अल्कोहल ड्रिंक की जो दुकान होती है वो रोड से कम कुछ उसमें 500 मीटर दूर होना चाहिए, रोड पे नहीं रख सकते एक तो. एंड दूसरा रूल था कि ये जो दुकानें होती है, एक नाम लिखा होता है देसी एंड अंग्रेजी शराब की दुकान, तो ये नाम जो है आज से क्या हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे. अभी तो वापस इंप्लीमेंट हो गया, लेकिन पहले. सो मैं घर जा रहा था, और घर जा रहा था तो मैंने देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ रोड के ऊपर ऐसे, देयर इज अ बोर्ड जो आपका रोड पे लगा हुआ था, और उस बोर्ड के ऊपर एक स्पेसिफिक कोड लिखा हुआ था. उस कोड, देयर इज अ बोर्ड व्हिच हैविंग अ स्पेसिफिक कोड, उसके ऊपर एक स्पेशल लाइन लिखी हुई थी, और उसमें सिंपली ऐसा कुछ नहीं, कोई अलग सा कुछ लिखा हुआ है, बट उसको समझ के, उसको देख के लोग जो है बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि वो क्या है. तो उसमें क्या लिखा था? उसमें एक रेड कलर में लिखा था, एक तो रेड कलर, दूसरा उसमें सिर्फ क्या लिखा था? दुकान इधर है, और ये ऐसे एरो. मेरे को समझ आया ये कौन सा दुकान है. बाद में जब पता चला उधर लाइन लगी हुई है, तब समझ आया कि अच्छा ये दुकान, तो जो ड्रिंक करता है वो समझ जाता है कि अच्छा दुकान इधर है, वो समझ गया, उसको पता है इधर है. वैसे ये विमल वाला, ये भी इसके नीचे गुटखा नहीं लिखते हैं, पर वो एडवर्टाइजमेंट किसका कर रहे हैं? पान मसाला के नाम पे गुटखा बेच रहे हैं. तो पहले तो हम इसकी बात करते हैं क्या है. सो इट्स जस्ट फन, और मेरी तरफ से बनाया हुआ ओनली. वी जो होता है, वी मींस विथ, एंड आई नो, और आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ मल, दैट इज, और हिंदी में यही बोलते हैं. सो दिस इज द विमल विथ, एंड इन केस ऑफ वर्ड, बेसिकली आप उस पर्सन को क्या खिला रहे हैं. अब इसको डायरेक्ट लिख पाना पॉसिबल नहीं था, तो फिर उन्होंने बीच में क्या लगा दिया. दिस इज द होल थ्योरी अबाउट द विमल. सो आपको वो क्लियरली बोल रहे हैं कि हम आपको यही खिला रहे हैं, बस उसको थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट करके फॉर्म चेंज करके आपको खिला रहे हैं, और लोग उसको फिर भी उसी तरीके से अभी भी खाए जा रहे हैं, उनमें कोई अवेयरनेस नहीं है. इन आवर इंडिया द मोस्ट कॉमन कैंसर इज ओरल कैंसर इन मेल पॉपुलेशन, एंड द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर ओरल कैंसर इज द तंबाकू, इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर ओरल कैंसर. सबसे कॉमन कॉज ओरल कैंसर का तंबाकू. तो आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में. नेक्स्ट, अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, इट इज इन इंडिया ओनली. वर्ल्ड वाइड बात करें तो द लंग कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल इन वर्ल्ड वाइड. सो दुनिया की बात करें तो सबसे कॉमन कैंसर आगे नीचे लिखा है. ब्रेस्ट कैंसर इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड वाइड. और इंडिया में बात करें तो फीमेल के अंदर एक ही कैंसर कॉमन है, वो है आपका ब्रेस्ट कैंसर.
लंग कैंसर इज मोस्ट कॉमन कैंसर वर्ल्ड वाइड, दुनिया में सबसे कॉमन कैंसर आपका लंग कैंसर। लंग कैंसर इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू कैंसर। कैंसर की वजह से अगर सबसे ज्यादा डेथ होती है तो वो कौन से कैंसर की वजह से होती है? तो आंसर होगा लंग कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर व्हिच कैन कॉज मैक्सिमम डेथ वर्ल्ड वाइडली। एंड एक और इसका क्वेश्चन आगे हम पढ़ेंगे कि लंग इज द मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक ऑर्गन। बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट में अगर कैंसर होता है, बॉडी हैविंग कैंसर इन एनी अदर पार्ट एक्सेप्ट लंग, देन द कैंसर अलाउड टू रीच इन द लंग्स। किडनी में कैंसर हुआ वो कहां करेगा? लंग्स में। लिवर में कैंसर हुआ वो भी कहां करेगा? लंग्स में। ब्रेन में हुआ वो भी लंग्स में। कहीं पे भी कैंसर हुआ वो किस में जाना पसंद करेगा? फर्स्ट नंबर पे लंग के। सो मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक ऑर्गन आंसर शुड बी लंग इज द मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक ऑर्गन। सो दीस आर द फ्यू पॉइंट अबाउट दिस इंट्रोडक्शन पॉइंट अबाउट ऑन्कोलॉजी। अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। क्लियर है? मूव करें? क्लियर? नेक्स्ट पहली का। सो फर्स्ट हम जो है वो बात करेंगे हम यहाँ पे ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी अबाउट द growth, development, diagnosis, treatment about the tumor. Tumor is also known as neoplasm. Tumor is also known as neoplasm, new growth. So next, oncology. Oncology is the branch of medicine that deals with study, treatment, diagnosis, and prevention of tumor or neoplasm. Study about the tumor that is known as oncology. अब ट्यूमर आपकी कैंसरस ट्यूमर हो सकती है, नॉन कैंसरस ट्यूमर हो सकती है। दोनों के बारे में आगे हम बात करेंगे वन बाय वन। क्लियर लिख लिया? नेक्स्ट, the process through which a neoplasm or tumor is developed. There is a process through which a tumor or neoplasm is developed, that is known as neoplasia. जो अगला टर्म है उसकी अगर हम बात करें, नहीं लिखा? A study about the simple word में tumor is known as neo oncology, इतना लिखना है। यस, देखो उसके बारे में मैं आगे पढ़ूंगा। ट्यूमर की अगर हम बात करेंगे, ट्यूमर तो एक मास है, लेकिन जब हम ब्लड कैंसर की बात करेंगे, जब हम ब्लड कैंसर बात करते हैं तो वो आ जाता है मैलिग्नेंट प्रोसेस। एंड जब कैंसर की बात करेंगे तो कैंसर की जो कंडीशन होती है वो दो टाइप की हो सकते हैं। कैंसर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज द सॉलिड कैंसर एंड सेकंड वन इज एन हेमेटोलॉजिकल कैंसर। सॉलिड कैंसर, it is associated with any organ. Hematological cancer is associated with blood. So cancer means abnormal excessive proliferation of cell, that is known as cancer. बहुत ज्यादा excessive abnormal proliferate होना। अब दो कंडीशन हो सकती है कि एक abnormal proliferate होकर एक हार्ड मास बना दे, this is the one condition, and second thing abnormal excessive proliferation होना, like in case of leukemia where we have the excessive abnormal white blood cell। वहां भी व्हाइट ब्लड सेल का नंबर क्या है? एक्सेसिव है, और बहुत ज्यादा abnormal सेल है और abnormal नंबर है, तो वो भी एक टाइप की कंडीशन कैंसर है। पर वो कौन सा कैंसर होगा? हेमेटोलॉजिकल कैंसर। उस ट्यूमर को उसको ट्यूमर नहीं बोल सकते, दैट इज एन हेमेटोलॉजिकल कैंसर एंड दिस इज नोन एज सॉलिड कैंसर, बट दिस इज ओनली फॉर मैलिग्नेंट ग्रोथ, और वी कैन से कैंसर कंडीशन ओनली। यहाँ पे जो हम अभी बात कर रहे हैं ट्यूमर, ट्यूमर दो टाइप की होगी, वन इज बिनाइन, सेकंड इज मैलिग्नेंट। आपका जो ल्यूकेमिया वो कभी बिनाइन नहीं हो सकता है। ल्यूकेमिया हमेशा कौन सी कंडीशन होगी? मैलिग्नेंट होगा। एंड मैलिग्नेंट फिर किस में डिवाइड होगा? मैलिग्नेंट को हम क्या बोलते हैं? कैंसर। और ये किस में डिवाइड होगा? दो पार्ट में, वन इज सॉलिड, सेकंड इज मेटोलॉजिकल, जो आगे क्लासिफिकेशन में भी मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। क्लियर? नेक्स्ट, ऑन्कोलॉजी के अंदर नेक्स्ट है नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच अ ट्यूमर और नियोप्लाज्म इज फॉर्म्ड। एक प्रोसेस है जिससे क्या बन रहा है? ट्यूमर बन रहा है या फिर नियोप्लाज्म बन रहा है। सो नियोप्लेजिया is the abnormal growth and the proliferation of cells or abnormal amount of cells due to a benign or malignant process. So number of cell बहुत ज्यादा excessive abnormal form होना, वो कंडीशन क्या है? नियोप्लेजिया। और ये नंबर जब बहुत ज्यादा बनेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? या तो सॉलिड मास बनाएगा या हेमेटोलॉजिकल कैंसर करेगा, और वो क्या बनाएगा? ट्यूमर या नियोप्लाज्म, जो अगली स्लाइड पे हम देखेंगे। क्लियर है ये? वो करें? जो हम प्रीवियसली पढ़ते जा रहे हैं उनको भी डेली रिवाइज करते रहना है। ऐसा ना हो आगे पढ़ते जा रहे हो पीछे सारा जीरो होता जा रहा है, भूल जाओ। तो उनको रिवीजन करना है, क्योंकि माइंड में याद रखने के लिए एक ही प्रोसेस होता है, वो होता है रिवीजन। बार बार पढ़ाई करना, वही है। हम भी भूल जाएंगे अगर याद नहीं रहा, अभी रिवाइज नहीं करेंगे तो हमें भी रिवाइज करना पड़ता है, तो आपको तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। तो आप लोग रिवाइज करते रहे, हम तो अभी यहाँ पढ़ाया, और उसके बाद कल से मैं ऑनलाइन में नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा, परसों आ जाएगा एमसीक्यू में, तो मेरा तो चलता रहेगा। ऑन्कोलॉजी यहाँ खत्म होगा तो मैं ऑफलाइन में ऑनलाइन में वापस स्टार्ट कर दूंगा, और फिर एमसीक्यू में स्टार्ट हो जाएगा, तब तक ऊपर फार्मा जैसे। तो मेरा तो रोटेशन चलता रहता है, हर टाइम कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं हम। बट आपके लिए डिफिकल्ट है तो पुरानी जो भी पढ़ते हैं उनको क्या करें? रिवाइज करते रहे। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, तो शॉर्ट टर्म होती है। मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक ही तरीका है, वो है रिवीजन। कोई भी हिपोकैम्पस को दबाने वाला बटन नहीं है कि वो कन्वर्ट कर देगा तुरंत। पढ़ाया था हिपोकैम्पस?
नेक्स्ट, नियोप्लाज्म और ट्यूमर मास एब्नॉर्मल जो ग्रोथ की वजह से जो मास बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूमर या नियोप्लाज्म. सो इट इज डिफाइंड एज एन एब्नॉर्मल मास ऑफ टिश्यू, abnormal mass of tissue, the growth which is exceed and uncoordinated with normal tissue. So basically यहाँ पे दो जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो याद करने हैं आपको. पहला पॉइंट है जो यहाँ लिखा हुआ है, the growth which exceed uncoordinated. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मेरा इंजरी हो गया, टिश्यू डैमेज हो गया. टिश्यू डैमेज होने पे पहला पॉइंट होता है कि जो ग्रोथ होगी वो नॉर्मल जितना रिक्वायर्ड है उतना ही होगा, जितना रिक्वायर्ड होगा उतना टिश्यू फॉर्म होगा. सो ये एक नॉर्मल स्पीड के साथ और एक कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ होगा कि इंजरी होने के बाद में यहाँ पे टिश्यू डेवलप होगा. अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा. 50 सेल चाहिए तो 50 बनेगा, देन उसके बाद स्टॉप, और ये वैसा ही बनेगा वापस. दिस इज नॉर्मल एंड कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ. अनकोऑर्डिनेटेड एंड एक्सीड मींस यहाँ पे इंजरी हुआ और इंजरी होने के बाद आपने देखा कि इतना बड़ा मास बन गया, अरे रुक ही नहीं रहा, डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज नोन एज एक्सेसिव which is exceed and uncoordinated growth. जितना ट्यूमर रिक्वायरमेंट था यहाँ पे इंजरी को उससे बहुत ज्यादा बन गया, उसको हम क्या बोलेंगे, अनकोऑर्डिनेटेड. इन सम केसेस दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नॉर्मली प्रेजेंट इन आवर बॉडी. कुछ कुछ केसेस में नॉर्मली ऐसा हो भी सकता है कि एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है, बट वो नॉर्मल होती है. कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल वी टेक एग्जांपल इज प्रेगनेंसी. जब हम प्रेगनेंसी की बात करें, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी द फीमेल विल हैव एक्सेसिव ग्रोथ होता है टिश्यू का, एक्सेसिव ब्रेस्ट टिश्यू ग्रोथ और यूट्राइन ग्रोथ. बॉडी के अंदर यूट्रस जो है एंडोमेट्रियम इज थिक एंडोमेट्रियम विच इज एसिड फॉर्म करेगा. सो वो ग्रोथ वो सब एक्सेसिव ग्रोथ हो रहा है. बट आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जब एक बार प्रेगनेंसी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दिस एक्सेसिव ग्रोथ हो रहा था लाइक ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, यूट्राइन एनलार्जमेंट और जो भी बॉडी के अंदर जो एनलार्जमेंट हुआ था वो सारा इन्वोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू वापस क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा. इन्वोल्यूशन पढ़ते हैं. सो आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द कोर्स, जो भी कोर्स है जिसकी वजह से एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है, नॉर्मली आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ दैट कोर्स दिस एक्सेसिव ग्रोथ विल कम अगेन इन द नॉर्मल ग्रोथ. बट इन केस ऑफ कैंसर लाइक अ पर्सन इज हैविंग स्मोकिंग, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है और स्मोकिंग करने की वजह से लंग्स के अंदर एक्सेसिव एब्नॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया. वहां पे भी एक कोज है, जैसे हमने प्रेगनेंसी कोज रखा, यहाँ पे कोज क्या है, स्मोकिंग. और स्मोकिंग की वजह से क्या हो रहा है, एक्सेसिव एब्नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है. ये ऐसा नहीं होगा कि स्मोकिंग को स्टॉप करने पे एक्सेसिव एब्नॉर्मल ग्रोथ अब स्टॉप हो जाएगी. इफ इट इज स्टार्टेड वंस, उसके बाद आप स्मोकिंग बंद कर दो या हाथ भी मत लगाओ, अब वो ग्रोथ स्टार्ट होगी तो कभी स्टॉप नहीं होगा. सो दिस इज वन मोर डिफरेंस इन कैंसर एंड नॉर्मल ग्रोथ. नॉर्मल ग्रोथ में कोज को हटाने पे ये ग्रोथ भी स्टॉप हो जाती है. कैंसर ग्रोथ में कोज को आप टर्मिनेट कर भी देंगे तो एक बार जो एक्सेसिव ग्रोथ स्टार्ट होगी वो कभी स्टॉप नहीं होगा. दिस इज डिफरेंस बिटवीन कैंसर ग्रोथ एंड, जो अगली स्लाइड पे अगले लिखा हुआ है, द ग्रोथ परसिस्ट इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिमुलस. जो भी स्टिमुलाई है उसको आप हटा भी देंगे, लाइक ए पर्सन इज ड्रिंकिंग अल्कोहल and because of the alcohol drinking person is develop liver cancer, excessive growth in the liver. अब उसने बोला आज से अल्कोहल को नहीं पीऊंगा, क्या लीवर ग्रोथ बंद हो जाएगा? इन केस ऑफ कैंसरस ग्रोथ इट विल नेवर स्टॉप. आप बंद कर दो, मत पियो, हाथ में देखो भी बंद होता है फिर पियो तो ग्रो करेगा, क्योंकि एबनॉर्मल ग्रोथ वहां पे क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है. बट नॉर्मल कंडीशन में ये ऐसा नहीं होता. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ग्रोथ एंड कैंसर ग्रोथ. क्लियर? यस, मूव करें आगे. कैंसर ग्रोथ एंड द नॉर्मल ग्रोथ. क्लियर है? ये मूव करें आगे, ट्यूमर, नियोप्लाज्म. नेक्स्ट, मूव करें. नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर. लिखने से पहले एक बार समझ लें, छोटा सा लिखने में ज्यादा नहीं लगेगा. वन इज द बिनाइन ट्यूमर एंड सेकंड वन इज ए malignant tumor. Malignant tumor is known as cancer growth. The first point is benign tumors are very innocent type of tumor. इनको मदर वर्ड में बोलते हैं innocent tumor. But the malignant tumors are very aggressive tumor. Aggressive tumor. Benign tumor produce harmless and very slow growth in your body. ये अदर किसी भी टिश्यू को हार्म नहीं करता. लाइक आपने देखा होगा लाइपोमा. लाइपोमा बन जाता है बॉडी पे बहुत सारी जगह पे, ऐसे लाइपोमा हो जाता है बॉडी पे, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे. लाइपोमा इज द फेट ग्रोथ, जो एक कैप्सूल के साथ में किसी भी जगह पे पेट में ग्रोथ हो जाती है और वो कैप्सूल ऐसे बन जाता है, मूवेबल मास बन जाता है, उसको ऐसे कट किया बाहर निकाल सकते हैं लाइपोमा. कोई भी उससे हार्म नहीं होता है. सो दैट इज द बिनाइन ग्रोथ ऑफ फेटी टिश्यू, दैट इज नोन एज लाइपोमा. सो इट इज अ हार्मलेस एंड वेरी स्लो ग्रोथ. बट इन केस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर इट इज अ वेरी हार्मफुल एंड वेरी रैपिड ग्रोथ. लाइक इन केस ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर, when you diagnose a cancer and most of the time patient will die in 1 or 2 months after the diagnosis के 1-2 महीने में डेथ हो जाती है, क्योंकि बहुत फास्ट ग्रोथ करता है. बॉडी का सबसे हाईएस्ट जो कैंसर, डेंजरस कैंसर में आता है पैनक्रियाटिक कैंसर, सबसे डेंजरस कैंसर. द नेक्स्ट वन इज मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस आगे वैसे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा. यहाँ इसका मीनिंग है स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, दैट इज नोन एज मेटास्टेसिस. यहाँ से कैंसर का यहाँ पहुंचना. बहुत सारे रूट है जो हम आगे पढ़ेंगे एंड उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस. सो इन केस ऑफ बिनाइन ट्यूमर मेटास्टेसिस इज एब्सेंट. यहाँ पे मेटास्टेसिस नहीं होता है. क्यों नहीं होता है वो भी मैं आगे कोर्स पढ़ाऊंगा आपको. बट इन केस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है. मेटास्टेसिस मूव करेगा, कैंसर ग्रोथ इधर उधर जाएगी कैंसर से. मेटास्टेसिस क्यों नहीं होता, उसका एक रीजन यहाँ पे कि बिनाइन ट्यूमर्स आर ऑलवेज कैप्सुलेटेड. लाइक ये ट्यूमर है, दिस इज एन बिनाइन ग्रोथ. If it is an benign growth, this growth is having a capsule around it. इसके चारों तरफ क्या होगा, कैप्सूल प्रेजेंट होगा. ये कैप्सूल इन सेल को बाहर जाने से रोकेगा. सो मेटास्टेसिस यहाँ पे एब्सेंट रहेगा बिकॉज़ दिस इज एनकैप्सुलेटेड. समटाइम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं एनकैप्सुलेटेड. एनकैप्सुलेटेड, एन का मतलब साथ में, कैप्सूल के साथ. और इधर हम यूज करते हैं अनकैप्सुलेटेड. दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखें. इधर कोई भी कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं, अनकैप्सुलेटेड. जब यहाँ पे कैप्सूल नहीं होगा तो ये इजीली स्प्रेड हो सकता है. यहाँ पे कैप्सूल प्रेजेंट है तो ये स्प्रेड
नहीं होगा. So this is one more difference. Oh. Next. The next last one is the cellular differentiation present and cellular differentiation not present. What is cellular differentiation? Cellular differentiation को यहाँ पे लाइक हम दो सेल को यहाँ पे कंपेयर करते हैं, फिर समझाता हूँ मैं आपको. This is the one cell, cell number A, and this is the cell number B. We are comparing cell number A to cell number B with size and shape of the cells. When these two cells are looking same, दोनों क्या दिख रही है आपको? Same दिख रही है. There is no abnormality. We will say both cells are cellular differentiated, or we will say 100% cellular differentiated. दोनों सेम हूबहू सिमिलर है. Both cells are exactly same to the other cell. Then it will say 100% cellular differentiated cell. यहाँ पे differentiated का मीनिंग अलग अलग नहीं है. यहाँ पे differentiation means similarity find out करनी. You have to find out the similarity. Like एक और सेल बनाता हूँ मैं. This is the one more cell. आप इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं. So you will find that these two surface, ये वाला और ये वाला, इधर और इधर, ये दोनों, these two are similar to this. But these two, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है, this is not similar to this cell. ये यहाँ पे थोड़ा क्या है, abnormal दिख रहा है. ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है. So we will say the cell is approximately 50% differentiated and 50% undifferentiated. ये वाला part इसमें आएगा undifferentiated. समझ रहे? What is the meaning of differentiation? Differentiation means similarity in the shape and size. If the cell is similar to the next cell, we will say cell is completely differentiated or highly differentiated. But when cell is not same to the other cell, like हमने मैंने मैसी नंबर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? Cell is undifferentiated. जितना अमाउंट डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है उतना है, जो नहीं दिख रहा है वो अनडिफरेंशिएट होगा. क्लियर? तो जब आप मैलिग्नेंट सेल और जब बिनाइन सेल की बात करेंगे, तो बिनाइन सेल में जो आपको सेल मिलेगी, इन केस ऑफ बिनाइन ट्यूमर द सेल्स आर differentiated type of cell. यहाँ पे differentiation प्रेजेंट होता है, वो सेम सेम दिखती है, abnormal नहीं होती है. But in case of malignant tumor, the cells are not similar to each other. One cell like this, one cell like this, one will be like this. So you will say no differentiation is there. Cells are completely undifferentiated with each other. This is known as completely undifferentiation. 100% undifferentiated, 0% differentiated. Clear? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है. In case of benign tumor, cellular differentiation is present, but in case of malignant tumor, cellular differentiation is not present. Clear? This is the difference between benign tumor and malignant tumor. So benign tumor is itself the cancer. Malignant tumor is a type of cancer growth. इसी को हम क्या बोलते हैं? Cancer growth बोलते हैं. This is the cancer growth. So differentiation कर सकते हैं easily. Benign tumor will spread, form tumor very slowly. बहुत धीरे-धीरे tumor बनाएंगी. Growth is harmless growth. It will not cause any harm to other body organ or other body tissue. But in case of malignant tumor, it is a rapid growth and it produce harmful growth. बहुत harmful growth produce करेगी. Clear? ये move करें? ठीक लिया? Move करें? The next is लिख लिया ये? Next cancer. Cancer की बात करें, the cancer word is derived from Greek word crab. What is crab? Crab means केकड़ा. हिंदी में बोलते हैं इसको केकड़ा. जब हम इस crab की बात करते हैं, crab is a water animal, पानी में रहने वाला है और इसका कोई भी shape नहीं होता है. There is no fixed shape. Like हमारा तो होता है इधर मुंह होता है, हम इधर ही चल सकते हैं. पीछे चलना तो घूमना पड़ेगा क्योंकि एक ही साइड मुंह होता है. ये जो क्रेब होता है, इसका कोई ऐसा मुंह नहीं होता, इधर मुंह है, इधर ही जाएगा, इधर ही जाएगा, उधर जाएगा. कहीं भी इधर भी जा सकता है. ये कैसी शेप बना सकता है. लाइक ऐसा है, कुछ देर बाद ये ऐसा हो जाएगा. और इधर जा रहा था, सडनली इधर से इधर जाने लग गया, इधर से इधर मूव कर गया, इधर से इधर मूव गया. सो अ क्रेब कैन मूव इन एनी डायरेक्शन. एंड इस कैंसर को उन्होंने क्रेब वर्ड से क्यों बनाया? उसका मीनिंग इसलिए बनाया क्योंकि क्रेब कैन मूव इन एनी डायरेक्शन. एज लाइक द क्रेब, कैंसर कैन आल्सो मूव इन एनी डायरेक्शन. कैंसर भी यहाँ हुआ तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर कहीं भी स्प्रेड हो सकता है. इट कैन स्प्रेड टू एनी डायरेक्शन ऑफ द बॉडी. दैट्स व्हाई इट इज कंपेयर्ड विद अ क्रेब. सो a crab move in all direction. Similarly, cancer spread in all direction and usually used for malignant tumor because benign tumor is not cancerous growth. Benign tumors are non-cancerous. Clear है? कैंसर को किससे लिया गया? क्रेब वर्ड से. और क्यों लिया गया? समझ में आ गया? As like a crab can move in any direction, similar to the cancer can also move in any direction in the body. वो करे? Yes. सो व्हाट इज अभी डिफरेंस बात करते हैं जब नॉर्मल सेल ग्रोथ होती है और एबनॉर्मल सेल ग्रोथ जो कैंसर कोज करती है, उसमें क्या ऐसा डिफरेंस होता है जिसकी वजह से आपको ये कैंसर देखने को मिल रहा है? तो नेक्स्ट देखते हैं, मूव करते हैं आगे. मूव करें? नेक्स्ट.
सेलुलर ग्रोथ, आई विल टीच यू इन डिटेल इन द जेनेटिक्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ सेल, कैसे सेल की ग्रोथ होती है, बट इन सिंपली कुछ इसकी जो फेजेस होती है उसकी अगर हम बात करें तो सेल ग्रोथ कितनी फेज में होती है? ग्रोथ ऑफ सेल इट अकर्स इन कितनी फेज होती है? सो ये ग्रोथ होती है दो फेज में, वन इज इंटरफेस एंड सेकंड वन इज एम फेज, इंटरफेज एंड एम फेज. This interface is having G1 S phase and G2 phase. So इसी वजह से जो आप यहाँ पे एक साइकिल बनाते हैं सेल ग्रोथ का, तो उसको हम ऐसे बनाते हैं the G1 S phase, G2 and then M phase and then M phase again G1. This is a cycle of cell growth. This M phase is having four phases: prophase, prophase, metaphase, anaphase and telophase. सीक्वेंस भी याद रखना ऐसा ही होता है. So P, prophase, metaphase, anaphase and telophase. So ये डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे, वहां डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक फेज को पढ़ाऊंगा मैं, पर अभी शॉर्ट में हम समझ रहे हैं सेल की ग्रोथ, नॉर्मल और कैंसर ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है. सो दो फेज याद रखनी है आपको, पहली फेज इंटरफेस एंड दूसरी आपकी एम फेज. क्या होता है देखें यहाँ पे, इंटरफेस एंड एम फेज का मतलब माइटोसिस फेज, माइटोसिस होता है यहाँ पे, एम फेज मींस माइटोसिस, माइटोसिस फेज. सो पहला पॉइंट आता है माइटोसिस का पर्पस क्या होता है, व्हाट इज माइटोसिस पर्पस, सेल डिवीजन, एंड व्हाट इज द इंटरफेस, सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ. अब मैं आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझा रहा हूँ, लाइक हम एक टाइम लेके समझेंगे, जैसे माइटोसिस की बात करें तो इट विल टेक 10% ऑफ टोटल टाइम ऑफ सेल साइकिल. अगर सेल साइकिल आपका 1 आवर में होता है, 1 आवर यानी 60 मिनट का होता है, just for example, if the cell cycle is running for 60 minutes, then out of 60 minutes 10% time will be consumed by M phase or mitosis and 90% time will be taken by the interface. अगर आप टाइम देखोगे तो यहाँ कितने मिनट आएंगे, 6 मिनट, और यहाँ पे कितना आएंगे, 54 मिनट. और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल इन सेल डिवीजन अगर 6 मिनट में, इन द 6 मिनट दिस माइटोसिस फेज इज फॉर्मिंग 5 सेल, 6 मिनट में कितनी सेल बनाया, 5 सेल बनाया, देन फॉर द मैच्योरेशन ऑफ दिस 5 सेल यू रिक्वायर्ड हाउ मेनी टाइम्स, 5 सेल को मैच्योर करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा आपको, 54 मिनट. 5 सेल बनाने में कितना टाइम लगा, 6 मिनट, एंड मैच्योर करने में 54 मिनट नॉर्मली. ये लगता है नॉर्मली, जस्ट हम एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं. अब मैं इसको थोड़ा उल्टा कर देता हूं. इफ दिस माइटोसिस फेज, जो एम फेज हम बात कर रहे हैं, दिस फेज प्रेजेंट फॉर 90% टाइम. हमने यहां देखा कि 10% टाइम में कितनी सेल बनी थी, 5 सेल बनी. अगर ये 90% टाइम होगा 1 आवर का, तो कितनी सेल बन जाएगी, 45 सेल. 10% टाइम में जब 5 सेल बनी तो 90% में कितनी बनेगी, 45 सेल. हमने देखा कि 5 सेल को मैच्योर करने के लिए कितना टाइम चाहिए, 54 मिनट. और अब अगर आपके पास 45 सेल है तो इनको मैच्योर करने के लिए कितना टाइम चाहिए, 54 मल्टीप्लाई बाई 9, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 और 48 मिनट्स. So you required 486 minutes to mature the 45 cells. But आपने देखा 90% टाइम तो यहाँ चला गया, यानी 54 मिनट तो यहाँ चले गए, पीछे कितने बचे, 6 मिनट. अब 6 मिनट में क्या 45 सेल मैच्योर हो सकती है, तो सेल कैसी बनेगी, इमेच्योर. नॉर्मली इन 6 मिनट जो हम बात करें कितनी सेल रिक्वायर्ड होती है, ओनली 5 मिनट, बट यहाँ सेल कितनी बन रही है, 45. सो नंबर ऑफ सेल इज आल्सो excessive, abnormal and immature cell formation. This condition is known as cancer growth. So simple word में कैंसर ग्रोथ कब होती है, जब आपकी सेल साइकिल के अंदर जो नॉर्मली इंटरफेस स्पेंड 90% टाइम एंड मेटा एम फेज में स्पेंड फॉर 10% टाइम, अगर ये उल्टा हो जाए तो वो क्या ग्रोथ करेगा, कैंसर ग्रोथ. ये लिखा है इस स्लाइड पे. सो यहाँ सेल ग्रोथ में यही लिखा है, इन सेल ग्रोथ देयर आर टू फेज, वन इज एम फेज माइटोसिस एंड दिस सेल डिवीजन अकर फॉर 10% टाइम. इंटरफेस व्हिच हैविंग G0, G1, G S phase and G2 phase, और ये कितने टाइम के लिए होता है, 90% टाइम के लिए. ये सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे कब, जब मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा डिटेल में. ये अभी लिखा है नॉर्मली सेल स्पेंड 10% टाइम इन एम फेज एंड 90% टाइम इन इंटरफेस. Growth phase required more time compared to the division phase. But in case of cancer, the division phase taking more time, which form excessive number of cell, and they will have less time to mature them. So abnormal, immature cell will form, and that will cause cancer. ये क्लियर हो गया, यस, अरे क्लियर हो गया, वो करें आगे. This is a normal cell growth. Two phase, M phase and interphase. In M phase, cell will take more time, and in interphase, cell will take कैंसर में ज्यादा टाइम लगेगा, एम फेज में, और इंटरफेज में क्या रहेगा, कम रहेगा, कैंसर सेल ग्रोथ. नेक्स्ट ये बना हुआ है, दिस इज द फेज, यहां से दिस इज नोन एज इंटरफेज, दिस इज द इंटरफेज, एंड दिस इज नोन एज हम लिखा माइटोसिस. इसमें आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज 4 होती है, एंड दिस इज द नॉर्मल सेल ग्रोथ. ये बना है इंटरफेज एंड एम फेज. क्लियर, वो करें. नेक्स्ट नहीं लिखा, normal cell grow as a part of growth and development such as during childhood or to repair the injured tissue. So हमें जब भी सेल की ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल सेल ग्रोथ होगा. बट
कैंसर सेल कंटिन्यू टू ग्रो, पहला डिफरेंस क्या है? नॉर्मल सेल ग्रोथ कब होता है? जब आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? डेवलपमेंट चाहिए, बच्चे को बड़ा होना है तब होता है, या फिर कोई इंजर्ड टिश्यू को रिपेयर करना है तभी ये नॉर्मल सेल ग्रोथ करती है। कैंसर सेल क्या करती है? दे कंटिन्यू टू ग्रो, रिक्वायर्ड नहीं है फिर भी ग्रोथ करती जा रही है, कंटिन्यू टू ग्रो इवन व्हेन फर्दर सेल आर नॉट नीडेड, आपको नहीं चाहिए फिर भी बनती जाएगी। दिस इज द कैंसर सेल ग्रोथ। कैंसर सेल ग्रोथ, normal cells grow as a part of growth and development such as during childhood or to repair the injured tissue, but the cancer cell continue to grow or reproduce even when further cells are not needed. Clear? मूव करें? थक गए? सो नेक्स्ट इज तुम डिफरेंस समझ रहे थे कि इंटरफेज और जो आपकी एम फेज के अंदर जो नॉर्मल ग्रोथ है और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, तो उसकी बात करते हैं। जो 90% टाइम है उसकी बात करते हैं। लिख लिया? हटा दें इसको, एंड करके हम यहीं पे खत्म करेंगे क्लास को, बिकॉज अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। इनफैक्ट पीसीएम जो है वो खत्म हो गया, अब ये नहीं हो रहा है, जो पेन है ना वो रुक नहीं रहा है। सो ये लिख लिया हो तो आगे चलें? लिख लिया? नेक्स्ट, हाँ मैंने बनाया तो हटा दिया हो तो आई थिंक, है क्या ये? सो इसमें कुछ नहीं है, तो जस्ट एन एग्जांपल, ये सोचना नहीं कि रियलिटी में ऐसा ही होता है कि 6 मिनट और 54, जस्ट एन एग्जांपल कि अगर 1 आवर के लिए हो रही है, हमने एग्जांपल लिया जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस। नेक्स्ट, सो इन नॉर्मल सेल ग्रोथ प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन 90% टाइम, बट in cancer condition in which cells spend 90% of time in M phase and 10% time in interphase, and इसकी वजह से क्या होगा, excessive abnormal immature cells जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। So this is all about the cell growth। रिमेनिंग जो पार्ट है वो हम कंटिन्यू करेंगे कल नेक्स्ट क्लास के साथ में। आप लिख लें, उसके बाद बंद कर देंगे। थैंक यू।